नमस्कार, मैं अनुराग। आरएसएस कैंप में उसका यौन शोषण हुआ। एक व्यक्ति और संगठन के अलावा किसी से वह नाराज भी नहीं था। वह संगठन है आरएसएस। उसका आरोप था कि जब वह 3-4 साल का था तब उसके पिता ने उसे आरएसएस से जोड़ा था। अपने सुसाइड नोट में लिखा, आरएसएस कैंप में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वह जगह है जिसने मुझे जीवन भर का सदमा दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या करने से पहले जो अपना 15 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें ये सब बातें दर्ज की हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में 9 अक्टूबर को 26 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है। युवक ने जान देने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक 15 पेज का सुसाइड नोट पोस्ट किया, जिसमें उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर यौन शोषण के भयावह आरोप लगाए हैं। 9 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम के थंपनूर स्थित एक लॉज के कमरे में वह मृत पाया गया था। मृत युवक कोट्टायम जिले के एनिकुल्लम का निवासी था। लॉज के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी थी कि युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंजीनियर ने आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर 15 पन्नों का सुसाइड नोट पोस्ट किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरएसएस के कुछ कैंपों में उसका यौन शोषण हुआ था। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और विपक्षी दलों ने संघ को घेरते हुए मामले की जांच और दोष तय करने की मांग की है। यह मामला 12 अक्टूबर को तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि ये आरोप सच है तो यह वाकई बहुत भयावह है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और विपक्षी दलों ने संघ को घेरते हुए मामले की जांच और दोष तय करने की भी मांग की गई है। इतने गंभीर आरोप के बाद अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है, न कोई प्रतिक्रिया आई है, जबकि केरल की स्थानीय इकाई ने जरूर इसका खंडन किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आरएसएस को इस मामले पर तुरंत सफाई देनी चाहिए। संघ के कैंपों में लाखों बच्चे और नाबालिग शामिल होते हैं। इन जघन्य अपराधों पर अब चुप्पी तोड़नी होगी। वहीं पुलिस ने युवक के सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मामला फिलहाल गंभीर विवाद और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। मृतक इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है, मैं एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूं, वह संगठन है आरएसएस। इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। कोट्टायम जिले के थम्पलाकाड के रहने वाले इस इंजीनियर का शव तिरुवनंतपुरम के थंपनूर स्थित एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने फिलहाल मामले में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने के बाद मामले की गहन जांच का दबाव केरल पुलिस के ऊपर बढ़ गया है। इंजीनियर ने जान देने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 पेज का एक सुसाइड मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि मैं एक ओसीडी मरीज हूं। मुझे यह ओसीडी इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था जब मैं 3-4 साल का था। वह मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम NM है। उसने लगातार मेरा उत्पीड़न किया। मैं उसके लिए सेक्स टूल था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह था, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। सिर्फ NM ही नहीं, आरएसएस कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ था। मुझे उनके नाम याद नहीं है और उन्होंने सिर्फ यौन शोषण नहीं बल्कि मेरा शारीरिक शोषण भी किया। युवक की पहचान आनंदू नाम के रूप में हुई है। सुसाइड नोट में युवक ने कहा है कि उसकी मौत का कारण कोई असफल रिश्ता नहीं बल्कि गहरी चोट है। कुछ साल पहले उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD डायग्नोज हुआ था। बाद में पता चला कि आरएसएस के लोगों के शोषण से हुआ है।
मुझे बिना किसी कारण के डंडों से पीटते थे। आरएसएस के अलावा कोई और संगठन ऐसा नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं। मैं इतने सालों तक उनके साथ काम किया। मैं कई बच्चों को जानता हूं जिनके साथ आरएसएस कैंप में ऐसा ही हुआ है। मैंने संगठन छोड़ दिया है, इसलिए यह बातें खुलकर कह पा रहा हूं। यह कई बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण करते हैं। मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी और बच्चों को यह सब सहना पड़े जो मैंने सहा है। सब बच्चे अपने पेरेंट्स से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह डर जाते हैं। माता पिता को बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वह उनसे सब कुछ शेयर कर सकें। मृतक इंजीनियर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए सुसाइड नोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद संघ की दक्षिण केरल इकाई ने आधिकारिक बयान जारी कर सभी आरोपों को निराधार और संदिग्ध बताया। आरएसएस ने जारी बयान में कहा, संगठन निर्दोष है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बयान में कहा गया कि हमारे स्वयंसेवक की मौत बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका परिवार लंबे समय से संघ से जुड़ा हुआ है। उनके पिता स्वयं संघ कार्यकर्ता थे। सुसाइड नोट में किए गए आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। संघ ने जिला पुलिस को लिखित रूप से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वे जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या उन्हें कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर को सीएम को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। यतीन ने कहा कि आरएसएस को कानून के तहत लाना चाहिए और उसे एक पंजीकृत संस्था बनाया जाना चाहिए। अभी वह एक स्वैच्छिक संगठन है, इसलिए उसे कुछ कानूनी छूट मिल जाती है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी परिसरों और स्कूलों में किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक संगठन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार अब उसी नीति का अध्ययन कर यह तय करेगी कि राज्य में वैसी ही कार्रवाई की जाए या नहीं। आरएसएस लंबे समय से देश भर में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जिसमें शाखा लगाना भी शामिल है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकारी संस्थानों में इस तरह की गतिविधियां राज्य की धर्मनिरपेक्ष नीति और संविधान की भावना के विपरीत हैं। अब इंजीनियर के मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि वह आरएसएस से जुड़ा था, आरएसएस में था, पढ़ा लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ना कि कोई अनपढ़ गवार। उसके भी कुछ सपने रहे होंगे। इसके बाद भी क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा। इस मामले की अब पूरे देश भर में विपक्षी दल जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये अगले कुछ महीने में तय होगा। नमस्कार, मैं अनुराग।